Okay, can settle down so we start. Okay, good. थोड़ा सा सेटल डाउन हो जाए. अच्छा, we are still on chapter number 3 जो कि आपका report writing है. And tomorrow we are not going to have our class. Tomorrow is going to be off. तो आज के बाद इंशाल्लाह we'll be meeting on Monday. ठीक है? Friday off है ना? मेरे साथ आपका ऑफ नहीं है. हाँ, मेरे हमारी क्लास नहीं होगी. तो whenever I say we are off, it means कि we are off, not आप लोग पूरे off. हाँ जी, राइटिंग रिपोर्ट रिक्वायर्स इंफॉर्मेशन. अब जो ऑब्वियसली रिपोर्ट की हम बात कर रहे हैं, ये भी लेटर की तरह एक राइटिंग का प्रोसेस ही है. तो हमें वो पीआरसीएम को अगेन माइंड में रखना है फॉर एवरी पीस ऑफ राइटिंग. ये कितनी दफा मैं ये चीज रिपीट कर रही हूँ, तो सोचो ये कितनी दफा कितनी इंपॉर्टेंट होगी. और ये सिर्फ मैं ही नहीं करी, आपकी बुक में भी ये बार बार जो है वो रिपीट. To keep in view that these steps are the writing process steps are important for any piece of writing. ये नहीं है कि लेटर लिख रहे हैं तो हमने ये करना है. कोई भी पीस ऑफ राइटिंग करो, इवन इफ यू आर सेंडिंग अ टेक्स्ट टू समवन, तो राइट इट डाउन. उसके बाद उसको रीचेक करो कि जो मैंने चीज लिखनी थी वो मैंने लिखी है, ग्रामेटिकल कोई एरर तो नहीं होगी, और कोई हार्श अगेन कोई लैंग्वेज तो वो टेक्सटिंग भी आपकी वो पीस ऑफ राइटिंग ही है ना. तो वो चाहे इट मे बी शॉर्ट इट मे बी लॉन्ग, आपका प्रोसेस वही रहेगा. शॉर्ट में ये होगा कि विद इन फ्यू सेकंड्स शायद आप काम चेक कर लोगे अपना, भी हो जाएगा. और लॉन्ग में सारी बात आपको टाइम लग सकता है, कुछ घंटे कुछ दिन कुछ हफ्ते कुछ महीने भी लगते हैं. जब अगर आप पीएचडी वगैरह का काम कर रहे हो तो आपको तो सालों का काम होता है वो करना. तो वो डिपेंड्स अपॉन द लेंथ ऑफ व्हाट यू राइटिंग, वो रहता है. तो आपको सर्टेन क्वेश्चंस अपने आप से पूछने हैं व्हाइल यू आर प्लानिंग टू राइट अ रिपोर्ट. इफेक्टिव प्लान अगर बनाना है, आउटलाइन अच्छी बनानी है, तो सर्टेन क्वेश्चंस आपने हैं कि व्हाट आर द कोर ऑब्जेक्टिव्स, यानी कि मोस्ट इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव्स आपके माइंड में क्या है कि जिसकी वजह से आप जो हो वो अपनी रिपोर्ट बना रहे हो, ताकि वो ऑब्जेक्टिव और ऑब्जेक्टिविटी ऑफ द रिपोर्ट शुड स्टे अलाइव. ऐसा ना हो कि आप रिपोर्ट बना रहे हो तो जो कोर ऑब्जेक्टिव या मेन पॉइंट है, जो मेन मसला है जिसके ऊपर बात करनी है, जिस वजह से आप बात कर रहे हो, वो आपका इंपॉर्टेंस कम रखे और बाकी इधर उधर की इंफॉर्मेशन आपकी ज्यादा हो. तो वो आपकी आउट हाईलाइटेड होनी चाहिए कि कोर ऑब्जेक्टिव्स आपके क्या हैं, कि क्या आप चाहते हो कि ये रिपोर्ट में क्यों लिख रहा हूँ, और रिपोर्ट लिखने के बाद या जो मेरा रीडर पढ़ेगा उसके बाद क्या हमारे ऑब्जेक्टिव्स हाथ में आएंगे, कि हमारी जो नतीजा निकलेगा वो क्या होगा इस रिपोर्ट के बाद, मेरी रिपोर्ट बनने के बाद. पर्पस और वही पीआरसीएम वाला कि पर्पस क्या है आपका, लिख क्यों रहे हो, रिसीवर आपका कौन है, एक से ज्यादा लोग हैं, मल्टीपल लोगों को जानी है, एक डिपार्टमेंट को आपकी रिपोर्ट जानी है. वेयर विल बी द नेसेसरी इंफॉर्मेशन फाउंड. अब वो ये फाउंड वाला बात है कि आपने जो रिपोर्ट बनानी है, टॉपिक आपको पता है, ठीक है ना. अब वो इन्फॉर्मेशन कहाँ से मिलनी है मुझे, इंसानों से मिलेगी, नेट पे से मिलेगी, किताबों में से मिलेगी, पर्सनल एक्सपीरियंस से मिलेगी, ऑब्जर्वेशन, क्या इन दोनों तीनों चारों चीजों का कुछ मिक्सचर हो सकता है कि आपको मिल जाए. किसी स्पेसिफिक डिपार्टमेंट या डिपार्टमेंट्स आपको जाना पड़ सकता है वो इन्फॉर्मेशन लेने के लिए. तो वो इन्फॉर्मेशन जो मैं डालूंगा या जो इन्वेस्टिगेशन मैंने करनी है वो मैंने किधर जाके करनी है, कहाँ से मैंने अपना जो है ना वो मटेरियल गैदर करना है. तो वो आपके माइंड में क्वेश्चन होना चाहिए कि वेदर आई एम एबल टू गो फेच द इंफॉर्मेशन. क्या मैं अगर कहीं दूर दराज एरिया में बैठा हूँ, वहां पे पास नेट नहीं है, तो मैं इसका मतलब है कि मैं नेट से इंफॉर्मेशन नहीं ले सकता. आई कांट यूज गूगल बिकॉज मेरे पास ऐसी जगह पे हूँ कि एक्सेस नहीं है. फॉर एग्जाम्पल लाइब्रेरी का एक्सेस नहीं है, तो यू वोंट बी एबल टू गो देयर एंड रीड बुक्स. और तो ये चीजें हमने माइंड में रखनी है कि अपनी अपने लिस्ट डाउन करना है कि टिक करना है, हाँ फलानी फलानी जगह पे भी मैं जा सकता हूँ इन्फॉर्मेशन के लिए, या क्रॉस करोगे कि मेरी लिमिटेशन हो गई है, 10 जगहों पे मैं जा सकता था अगर मेरे पास ये चीजें होती, बट आई कांट गो. नाउ आई एम स्टक विद ओनली 5 आउट ऑफ 10. तो मुझे इन 5 जगहों से अपनी इंफॉर्मेशन लेनी पड़नी है. सर्टेन लिमिटेशन है मेरी कि आई कांट अदर 5 थिंग्स. साइज और वॉल्यूम क्या मेरी रिपोर्ट का होने वाला है. फॉर एग्जाम्पल आपका वॉल्यूम से मुराद ये है कि आपकी समझो कि नंबर ऑफ वर्ड्स आपके और नंबर ऑफ पेजेस आपके कितने होने वाले हैं. तो वो वॉल्यूम आपने माइंड में रखना है कि कितना ज्यादा मेरी बढ़ा के मैं लिख सकता हूँ. कि मेरे सर ने जिसने भी आपको कहा है, तो उन्होंने कहा है कि बनाओ लेकिन टू द पॉइंट भी हो, लेकिन कमी बेशी भी ना हो. तो वेदर आई एम सपोज टू मेक 50 पेजेस, 10 पेजेस, 100 पेजेस, 200 पेजेस या 1000 पेजेस, अगर आपकी कोई ईयरली रिपोर्ट है, एनुअल रिपोर्ट है, तो वो सारी बातें आपकी बड़ी होगी. जैसे आप लोग की ऑडिट रिपोर्ट्स वगैरह होती हैं,
तो वो कीपिंग इन माइंड के ओके मैं कोई इस तरह की रिपोर्ट बना रहा हूँ जहाँ रिक्वायरमेंट ज्यादा है, तो मैं कहीं छोटी रिपोर्ट तो नहीं बना रहा, कहीं मुझे शॉर्ट रिपोर्ट बनानी है या नॉर्मल साइज की रिपोर्ट बनानी है, कहीं मैं लॉन्ग रिपोर्ट में तो नहीं चला गया हूँ, तो यू नीड टू कीप द साइज इन माइंड। हाउ लॉन्ग विल इट टेक टू राइट, कितना टाइम है मेरे पास ये सारी रिपोर्ट के लिए। बुक को नीचे कर लो थोड़ा सा। बिन देयर डन दैट, अगर इसका मतलब समझ में आता हो तो। क्या थी, मैं किधर थी। हाँ, हाउ लॉन्ग विल इट टेक टू राइट। अच्छा, अब यह है कि डे वन से जो आपको असाइन कर दी गई है, खुद से लिख रहे हो, हमने बात की थी ना, दोनों होती है, से लेकर फाइनल ड्राफ्ट प्रिंट होने तक ये टाइम है मेरे पास, फॉर एग्जाम्पल 10 डेज है। तो उन 10 डेज में मैंने लिखने के लिए कितना टाइम बचाना है, मुझे इन्वेस्टिगेशन के लिए, प्लानिंग के लिए, वो राइटिंग प्रोसेस करने के लिए, वो सारा ए से लेकर जेड तक जो मैंने पहुंचना है, आई गॉट 10 डेज। अब उस जेड में जो है मैंने ड्राफ्टिंग और फिर उसको रीचेक भी करना है और फिर फाइनल ड्राफ्ट भी बनाना है। तो मेरे पास एक्चुअल टाइम कितना होगा राइटिंग के लिए, ये माइंड में रखना है। ये नहीं कि 10 दिन हो, 9 दिन हो जाएंगे, करते हैं, कल चलेंगे इन्वेस्टिगेशन करने, कल लेंगे, आज नहीं जा रहे, परसों जाएंगे, पता चला कि अब आज एक दिन रह गया और इतना सारा लिखना है मटेरियल आपको। तो जब आप प्लानिंग कर रहे हो तो अपना अपने आप को चंक्स में डिवाइड करना है कि ये मेरी फील्ड वर्क में जाने का टाइम है, हाँ मैंने आवर्स देने हैं या दिन देने हैं इतने काम करने को, दूसरे मैंने घंटे या आवर्स देने अपनी राइटिंग को, फिर रीचेक को, फिर फाइनल ड्राफ्ट को। तो ये सारी चीजें प्लान में रखनी कि 10 दिन है मेरे पास, लेकिन ए से जेड तक मैंने काम करना है। तो वो आपको फिर प्लानिंग होगी, उसी के लिए आउटलाइन की जरूरत होती है और प्लानिंग की जरूरत होती है, वरना अब्रप्टली अगर हम जाओ तो बहुत कम लोग ऐसे होते हैं कि जो मैनेज कर लेते हैं चीजें, अगर हम करते हैं लाइफ में भी और अदरवाइज भी। तो वो तो चलो 10 में से शायद एक होगा, लेकिन अगर हम 9 लोगों में हैं जो कि नॉर्मल लोग हैं, तो मीन कि हमें प्लानिंग की जरूरत है। तो वी नीड टू कीप दैट, प्लानिंग को इम्पोर्टेंस देनी होती है बहुत ज्यादा। व्हाट डू आई रियली नो या ऑलरेडी नो, मुझे जो सिचुएशन मिली है जिसके ऊपर मैं लिख रहा हूँ या लिख रही हूँ, ऑलरेडी मेरे पास उसकी क्या इन्फॉर्मेशन, वो यानी कि वो इन्फॉर्मेशन सर्टन मुझे फिर नहीं डालनी पड़ेगी अपनी, या उसके लिए इन्वेस्टिगेशन नहीं करनी पड़ेगी, बिकॉज आई ऑलरेडी नो XYZ ABC 1 2 3 अबाउट दैट टॉपिक। तो वो जब मेरे पास ऑलरेडी वो इन्फॉर्मेशन है, तो वो मैं लिख सकता हूँ बाय हैंड या टाइपिंग, तो मुझे और कोई इधर उधर जो है वो करने की जरूरत नहीं है रखी ज्यादा। जी गर्ल्स, क्या मसला होगा, तो वो उधर क्यों हो, ऐसे क्यों नहीं हो, कोई मसला होगा तो फिर ऐसे होगे ना। अच्छा जी, आई एम नॉट गोइंग टू गो थ्रू दिस, ये वो सारा आपका पीआरसी वाला ही है। ऑर्गेनाइज, मैंने आपको पहले भी कहा था कि अगर आप रिपोर्ट लेटर में भी या ईमेल में भी अपना कोई विजुअल डाल रहे हो, कोई पिक्चर डाल रहे हो, कोई रिकॉर्डिंग डाल रहे हो, कोई डाल रहे हो, तो वो आपकी एक्यूरेट होनी चाहिए, बनी हुई भी सही होनी चाहिए और एक्यूरेट जगह पे प्लेसमेंट भी उसकी होनी चाहिए। व्हाट आर यू गर्ल्स डूइंग, आगे आ जाओ जरा, आगे कोई नहीं बैठा हुआ, दोनों आगे आ जाओ, फटाफट फटाफट फटाफट। और एक उधर, हाँ एक इधर और एक इधर। थैंक यू। अच्छा जी, अब हम जरा लॉन्ग रिपोर्ट की तो हमने बात की थी, थोड़ी शॉर्ट रिपोर्ट की बात करें, और मंडे को फिर हम रिपोर्ट राइटिंग करेंगे। शॉर्ट रिपोर्ट का कोई एक, आप समझो कि फिक्स्ड फॉर्मेट नहीं है, जैसे मैंने आपको कहा था कि लॉन्ग रिपोर्ट का भी कोई फिक्स्ड फॉर्मेट नहीं होता। आपके आईकैप की एब्स्ट्रैक्ट नहीं लिखा हुआ, उन्होंने इंट्रोडक्शन के पेज के बाद जो है आपकी समरी की बात की हुई है, तो कुछ लॉन्ग रिपोर्ट्स के अंदर एब्स्ट्रैक्ट भी डलती हैं। तो एज सच कोई सेट फॉर्मेट होता नहीं है, मल्टीपल फॉर्मेट्स हैं, वो डिपेंड करेगा कि आप जिस कंपनी में या फॉर्म में काम कर रहे हो वहां कौन सी जो है वो फॉर्मेट फॉलो हो रहा है, चाहे वो लॉन्ग का चाहे वो शॉर्ट का। तो अगर एक एक कंपनी में काम किया है तो हो सकता है कि कोई लेटर रिपोर्ट अगर लिखनी है तो वहां उस कंपनी में लेटर की शक्ल की शॉर्ट रिपोर्ट लिखी जाती हो। दूसरी कंपनी में काम करोगे जी, शॉर्ट रिपोर्ट लिख के लेके आओ, लेकिन जरूरी नहीं कि यहाँ भी वो शॉर्ट रिपोर्ट लेटर की शक्ल में हो, यहाँ हो सकता है कि वो मेमो की शक्ल में आपकी शॉर्ट रिपोर्ट हो। तो यू नीड टू कीप इन व्यू कि जहां मैं काम कर रहा हूँ वहां का कल्चर समझने की मुझे जरूरत है, कि रिपोर्ट राइटिंग का ABC तो मुझे आता है कि क्या क्या चीजें डालनी है। व्हाट इज रॉन्ग, के टू शेयर, उनको देख के तो मुझे समझ में आया कि पीछे कुछ गड़बड़ हो रही है। लाफ इट आउट, हंस लो एक दफा खुल के।
लड़कों को भी हंसी आ रही बिला वजह आपकी हंसी पे, कंटेजियस हो गई है ये लाफ। They don't know what's going on. I don't know, but we're still like they're laughing. I'm smiling. I don't know what is going on. क्या दिखा रही थी? What was she showing? Dress दिखा रही थी। अच्छा ओके, ड्रेस बाद में दिखा दीजिएगा ना। ओके ये लेटर रिपोर्ट है, इसके ऊपर अभी हम आते हैं कि क्या इसका फॉर्मेट होगा। ओके वो अपने दिन भी याद आ जाते हैं ना कभी कभी बंदे को, तो जब पकड़े जाओ तो क्या होता है। अच्छा जी, लेटर रिपोर्ट का मतलब कि इसका मेजर जो फॉर्मेट होगा आपका वो लेटर की तरह होगा, ठीक है। और मिडिल थोड़ी सी चेंजेस होंगी, लेकिन ये पैराग्राफिंग होगी ऑब्वियसली क्योंकि पीस ऑफ राइटिंग है, डॉक्यूमेंट है। कम ऑन वी आर रिकॉर्डिंग। वो कोई सुनेगा तो कहेगा कि टीचर हंसाती रहती है क्लास के अंदर। इट्स नॉट माय फॉल्ट गाइस। सो फॉर्मेट की अगर हम बात करते हैं, मिडिल पार्ट इसका ऑब्वियसली होगा, बॉडी पार्ट्स होंगे। कम ऑन स्टार्ट करते हैं। लेफ्ट हैंड साइड पे अगर आप देख रहे हो डेट है, लेफ्ट हैंड साइड से ही लिखी जाएगी ये भी। डेट का वर्ड नहीं डालना क्योंकि ये मेमो नहीं है। जब हम मेमो रिपोर्ट राइटिंग करेंगे मंडे को देखेंगे तो उसमें हम डेट का वर्ड डालेंगे। यहाँ हम लेटर लिख रहे हैं तो लेटर के अंदर हम डेट का वर्ड नहीं डालेंगे। नीचे अगर आप देख रहे हो तो 22 मार्च लिखा हुआ है, ऊपर वो फॉर्मेट को बताया हुआ है, नीचे उन्होंने एक्चुअल डेट लिख दी है। तो रिपोर्ट के अंदर हम लफ्ज डेट नहीं लिखते, मेमो में लिखेंगे। आपने डेट लिखना है, रिसीवर्स एड्रेस लिखना है, यू गोइंग टू राइट द सब्जेक्ट। यहां तक अभी हम अपना लेटर की तरह ही चल रहे हैं। अब आप दिखा रहे हो ड्रेस, अब आप दिखा रहे हो ड्रेस अपना उनको, ईद का कुर्ता शलवार। सॉरी नहीं, बेसिक आपने इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करनी। जो मिडिल पार्ट है वो आपका चेंज हो सकता है। रिपोर्टिंग का मतलब ये है कि कोई एक आपको काम का जाएगा या आप खुद कर रहे हो, उसको आपने ओरली रिपोर्ट की शक्ल देनी है या रिटन फॉर्म में रिपोर्ट की शक्ल देनी है, और वो इंफॉर्मेशन जो आपके हाथ से आपके सामने वाले तक पहुंचानी है। बेसिक काम रिपोर्ट का ये है, चाहे वो ओरल है चाहे वो रिटन है। अब उसका फॉर्मेट चेंज हो सकता है रिक्वायरमेंट के हिसाब से, कि कोई बॉस आपको कह दे कि जी फलानी चीज को बस हाईलाइट कर देना रिपोर्ट के अंदर, तो फिर उसमें आपकी रिकमेंडेशन उन्होंने नहीं मांगी, उन्होंने कंक्लूजन नहीं मांगा, इसमें आपको रिकमेंडेशन और कंक्लूजन भी मिलेगा। बस आओ इन्वेस्टिगेशन करो, जो मेन चीजों का मसला है ना बस वो बना कर ले आओ। तो वो डिपेंड करेगा ऑन द पर्सन हु इज गोइंग टू गिव यू द रिपोर्ट और द ऑर्गेनाइजेशन दैट यू आर गोइंग टू वर्क ऑन। और उसमें भी वेरी कर सकता है, ऑर्गेनाइजेशन में भी फिक्स नहीं होएगा कि हर दफा बॉस ये कहते हैं कि बस फलानी फलानी काम कर दो बाकी रहने दो। कभी ये भी हो सकता है कि डिटेल रिपोर्ट वो बॉस मांग ले। तो हमें अगेन कल्चर समझने की बहुत जरूरत है कि हिसाब से वहां भी कभी कभी चेंजेस आती रहती हैं। एक आध दफा आपको प्रॉब्लम होगी, फिर आपको यूज टू हो जाओगे कि ओके कलीग से हेल्प लेनी, न्यू कमर अगर आप हो तो पूछ लिया गया मुझे ये कहा गया है। और यूजुअली न्यू कमर्स को अब्रप्टली एक दफा नहीं कह देंगे जाओ रिपोर्ट बनाओ, वो डेफिनेटली आपको किसी ओल्डर एम्प्लॉय के साथ अटैच करेंगे कि ये बनाएंगे रिपोर्ट, आप उनको ओवरसी कर लो, ताकि आपको भी आइडिया हो जाए कि हमारे यहाँ जब शॉर्ट रिपोर्ट बनती है तो लॉन्ग बनती है तो कैसी बनती है, फलानी सिचुएशन पे बनती है तो कैसे बनती है, और फलानी सिचुएशन पे बनती है तो कैसी बनती है। तो वो ट्रेनिंग का पार्ट होगा आपका टू बिगिन विद, जब आप लोग आर्टिकलशिप कर रहे होगे। तो हमने उस वक्त नाक और कान आंख सब जो है ना खोल के रखना है कि कहाँ कैसी सिचुएशन में इस फॉर्म में किस तरह जो है वो रिटन कम्युनिकेशन की जाती है, किस क्लाइंट को लेटर के थ्रू कम्युनिकेट किया जाता है, किसको जो है वो ईमेल के थ्रू के साथ हम मेमो ज्यादा यूज करते हैं। तो वो हमें उस वक्त जरा समझनी है। अगर आप कोने में बैठे रहोगे, इनिशिएटिव नहीं लोगे टू लर्न, तो ऑब्वियसली फिर आपकी ट्रेनिंग जो है वो हैम्पर होगी। आपको खुद बढ़ चढ़ कर पूछना करना है, इनिशिएटिव कि आपके ऑफिस में एनवायरनमेंट में क्या हो रहा है, चाहे वो एक फ्लोर है चाहे वो दो फ्लोर है, चाहे जितनी भी है, जो भी आपका डोमेन है फॉर एग्जाम्पल। अच्छा जी, कमिंग टू द डियर सर, वो भी आपका सैल्यूटेशन है, लेटर की तरह ही है। किसी ना किसी को आप ऑब्वियसली एड्रेस करोगे जब आप लेटर लिख रहे हो। अब ये जो 5 पॉइंट्स है आपके, आपके माइनर से मिनी से 5 सेक्शंस में डिवाइडेड है ये रिपोर्ट। है ये शॉर्ट रिपोर्ट ही, लेटर रिपोर्ट या मेमो रिपोर्ट आपकी शॉर्ट रिपोर्ट ही कहलाती है, लेकिन इनको फिर भी हमने 5 सेक्शंस में डिवाइड करना होता है। अब ये कभी कभी 5 के 5 भी हो जाएंगे, कभी ये 3 हो जाएंगे, कभी ये 4 हो जाएंगे। अगला बंदा कहेगा कि जी रिकमेंडेशन दे देना, कंक्लूजन रहने दो। मगर ये ज्यादातर ये 3 तो होते ही हैं, क्योंकि आपने इंट्रोड्यूस कराना होता है किस वजह से किस टॉपिक पर आप ये पीस ऑफ राइटिंग करने वाले हो।
फिर आप जो हो एक्सप्लेनेशन देते हो कि कौन कौन से जरिए से मैंने इंफॉर्मेशन हासिल की थी, कितने ऑथेंटिक थी वो इंफॉर्मेशन, और थर्ड इंफॉर्मेशन मिली क्या। जब मैं गया, लोगों से बात की, या मैंने बुक पढ़ी, हिस्टोरिकल बुक्स निकाली, जो भी जो आपका टॉपिक है, तो बस मैंने ये काम किया। अब जो हासिल लगी इन्फॉर्मेशन वो भी तो बतानी है ना। तो ये मिनिमम ये 3 चीजें तो होती ही हैं। ऊपर नीचे आपके ये शॉर्ट रिपोर्ट में हो सकता है कि कोई आपको कहे कंक्लूजन भी मेंशन कर दो, रिकमेंडेशन भी कर दो, कोई कहेगा पांचों के पांचों ही लिख दो, कोई कहेगा कि कंक्लूजन को रहने दे, सिर्फ रिकमेंडेशन दे दे, लेकिन ये फर्स्ट 3 तो आपकी होंगी। फिर आपका कॉम्प्लीमेंट्री क्लोज होगा, एंड यू आर गोइंग टू राइट योर फुल नेम, और आपका लेटर की तरह ही यहाँ सिग्नेचर भी होगा। अब यहाँ इधर एक शॉर्ट रिपोर्ट का एग्जाम्पल है। अगर आप देख रहे हो, रिपोर्ट ऑन सर्टेन ग्रीवनेसेस ऑफ द ऑफिस स्टाफ ऑफ अ फर्म, विजिबल है। अब इससे ज्यादा ना मैं, ऑनलाइन स्टूडेंट्स बच्चे, मेरी आवाज आ रही है आपको? एंड सॉरी फॉर द मिनी कॉमिक सिचुएशन जो क्लास में आज क्रिएट हो गई थी। कभी कभी हो जाता है ना लाइटर नोट के ऊपर, सो डोंट माइंड दैट। जी, टॉपिक हमारा ये है, रिपोर्ट ऑन सर्टेन ग्रीवनेसेस ऑफ द ऑफिस स्टाफ ऑफ अ फर्म। इस टॉपिक से क्या समझ में आ रहा है? सब पेपर में आ जाए या हम यहाँ क्लास में आपको दे दें, तो ये टॉपिक क्या होगा, समझ में क्या आ रहा है? रिपोर्ट ऑन सर्टेन ग्रीवनेसेस ऑफ द ऑफिस स्टाफ ऑफ अ फर्म। लिख लो ना, वैसे तो ये स्लाइड्स हैं आप लोगों के पास, लिख लें अभी। अभी के लिए क्या समझ में आ रहा है इससे? grievances of the staff of a firm। कोई किसी फर्म में जहां आप काम करते हो, किसी स्टाफ मेंबर के साथ कोई नाइंसाफी, कोई नेगेटिव बात हुई है। ग्रीवनेस, ये नेस का मतलब कि ग्रीफ से निकला है, उदासी, सैडनिंग, नेगेटिव बात, कोई उनके साथ ऊपर नीचे कोई हादसा हुआ है या कोई बात हुई है, कोई सिचुएशन क्रिएट हो गई है वन ऑफ द स्टाफ मेंबर्स के साथ, तो उसके ऊपर हमने रिपोर्ट बनानी है कि भाई वो इंसिडेंट क्या था, कौन कौन इन्वॉल्व था, किसके साथ मसला हुआ था, क्या मसला हुआ था, कब मसला हुआ था, सो ऑन एंड सो फोर्थ। तो वो 5 W's को आपने और हाउ को माइंड में रखना। W's का किस किस को आइडिया है? वो जो वाई, व्हाट, वेयर, व्हेन, विच, ये जो सारे होते हैं, और उसके साथ में एक हाउ भी होता है। तो इनको जब माइंड में रखते हैं ना, तो हमारे सवालों के जवाब हमें आसानी से मिलते हैं कि कहाँ हो, कब हुआ था, व्हेन डिड दिस अकर, ये जो भी उनके साथ प्रॉब्लम हुआ था, कब हुआ था, कहाँ हुआ था, किसके साथ हुआ था। हु भी आता है आपका के लिए होगा, विच हो जाता है नॉन लिविंग थिंग्स के लिए, किसके साथ हुआ था, विच और हु स्लैश में आ जाएगा, कैसे हुआ था यानी कि हाउ। डब्ल्यू की फैमिली में ये हाउ भी इंक्लूडेड होता है। गूगल करोगे ना तो 5 W's लिखोगे तो हाउ आ जाता है। मैं उसको कहती हूँ स्टेप ब्रदर। तो वो 5 बहन भाई है, तो हाउ जो है ना वो बीच में आ जाता है एक्स्ट्रा। तो वो बहुत हेल्पफुल रहता है हमारे लिए, नॉट ओनली फॉर राइटिंग, रीडिंग के लिए भी। जब आप रीड कर रहे हो ना कोई चीज, तो ड्यूरिंग रीडिंग एक एक्सरसाइज या एक्टिविटी होती है कि जब आप कोई चीज पढ़ रहे होते हो तो आपने अपने आप से सवाल करने होते हैं कि जो मैं समझ रहा हूँ वो यही समझ रहा हूँ, जो राइटर ने लिखा था यही लिखा था, या राइटर ये कहने की कोशिश कर रहा था, क्यों राइटर ने इस तरह की बात की है। तो वो हाउ वाला भी आ जाएगा बीच में। तो ये जो 5 W's और हाउ है, ये इट हेल्प्स यू फॉर बीइंग अ गुड रीडर एंड फॉर बीइंग अ गुड राइटर। अच्छा जी, तो उसके बाद हम स्टार्ट करेंगे अपनी रिपोर्ट। लेफ्ट हैंड साइड से डेट लिखेंगे। उसके बाद आपने जो है वो मैनेजिंग डायरेक्टर, उस बंदे का डेजिग्नेशन, ठीक है। यहाँ ऑब्वियसली आप नाम भी लिखोगे। अब सारी चीजें उन्होंने स्पेसिमेन में तो नहीं डाली हुई, सिर्फ ये बताया हुआ कि मेजर मेजर चीजें क्या हैं। और फिलिप इलेक्ट्रिक कंपनी जहाँ वो काम करते हैं बंदा, आप भी वहीं काम करते हो, सिटी ABC या XYZ, ये एग्जाम्पल के तौर पे उन्होंने लिखी हुई है। जब हम अगर रिपोर्ट लिखेंगे तो सिटी का प्रॉपर नाम लिखेंगे। जैसे सिटी का वर्ड नहीं डालेंगे तो यहाँ हम सिर्फ लाहौर लिख देंगे, या इस्लामाबाद लिख दो, वट। सब्जेक्ट लाइन आ जाती है, रिपोर्ट ऑन सर्टेन ग्रीवेंसेस ऑफ ऑफिस स्टाफ। अभी हमें नहीं पता कौन है, बंदा है, बंदी है, ओल्ड एज है, न्यू कमर है, वी डोंट नो एनीथिंग अबाउट इट। जब हम जा रहे हैं रिपोर्ट बनाने, अब लिख रहे हैं, तो ऑब्वियसली हमारे पास सारी इंफॉर्मेशन है। अब डियर सर से आप स्टार्ट करोगे, और पहला जो ये आपका पैराग्राफ था, ये आपकी टर्म्स ऑफ रेफरेंस या इंट्रोडक्शन इसको कहते हैं। टर्म्स ऑफ रेफरेंस इसको हैं कि अगर आपको किसी ने कहा है रिपोर्ट बनाने को, तो आप उसका रेफरेंस देते हो इंट्रोडक्टरी पैराग्राफ में कि आई एम राइटिंग दिस रिपोर्ट, या दिस रिपोर्ट इज बीइंग सबमिटेड टू यू ड्यू टू द टेलीफोनिक कन्वर्सेशन दैट वी हैड, और आपने मुझे कहा था बनाने के लिए, ड्यू टू द
an email from you to make a report on this topic. कोई भी आपने उस चीज का रेफरेंस देना है, अगर आपको किसी ने कहा है रिपोर्ट बनाने के लिए। अगर आप अपने ओन पे रिपोर्ट बना रहे हो तो फिर उसको इंट्रोडक्शन कह देंगे, उसमें आप ऑब्वियसली वो चीज नहीं डालोगे कि आपको किसी ने कहा है। तो इसको दोनों कह सकते हैं, टर्म्स ऑफ रेफरेंस भी हो सकता है आपका पहला पैराग्राफ और इंट्रो भी हो सकता है, मगर टर्म्स ऑफ इंट्रोडक्शन वाला एलिमेंट तो आएगा। आप स्टार्ट ये करोगे कि जी आई एम राइटिंग दिस रिपोर्ट या दिस रिपोर्ट इज बीइंग सबमिटेड टू यू बिकॉज, क्योंकि आपने मुझे कहा था और इस रिपोर्ट में मैं क्या क्या चीजें डालने वाला हूँ, तो वो इंट्रोडक्शन का पार्ट भी आपका आ जाएगा। अगर फुल है तो पढ़ो, आगे वाले को तो शायद आ जाए जिनको हंसी आ रही थी, बाकियों को शायद नहीं आएगी। मैं पढ़ लेती हूँ। दिस रिपोर्ट इज सबमिटेड टू यू वाइड योर लेटर नंबर 786 dated June 6, 2011, which I was asked to report on certain grievances of office staff at Defense Branch. The report also includes the findings and recommendations regarding the present issue. उन्होंने स्टार्ट में बता दिया कि मैं रिपोर्ट इसलिए लिख रहा हूँ क्योंकि आपने मुझे खत लिखा था फलाने दिन और कहा था कि ये कोई मसला है उसके लेके आओ, और इस रिपोर्ट के अंदर मैं फलानी फलानी चीजें भी मेंशन कर रहा हूँ। तो आपने रेफरेंस भी दे दिया, आपने अपने टॉपिक रिपोर्ट का मसला जो टॉपिक था उसको भी इंट्रोड्यूस करा दिया, और ये भी बता दिया कि इस रिपोर्ट के अंदर आप क्या क्या इंक्लूड करने वाले हो। ये हेडिंग रेकमेंडेड होती है। बहुत सारे गूगल के ऊपर अगर आप लेटर रिपोर्ट देखोगे ना निकाल के इमेजेस में, तो हेडिंग्स नहीं भी होती हैं, तो वो दोनों चीजें चलती हैं। आई कैप के रेकमेंडेशन है कि आप डाल दो हेडिंग, बेहतर है। बेसिक नंबरिंग ना करो लेकिन हेडिंग्स डाल दो। नंबरिंग समझो कि एक एडिशनल चीज है, डाल दिया तो भी ठीक है, लेकिन आईकैप की तरफ से है कि आपने शॉर्ट रिपोर्ट में जो है, चाहे वो मेमो की है चाहे वो लेटर की है, आप उसमें हेडिंग्स दोगे। जब कंपनीज में काम करोगे तो वहां देख लेना कि वो लोग सिर्फ लेटर की शक्ल में लिटरली दे रहे हैं, आपको पढ़कर ही अंदाजा हो जाए कि ये रिपोर्ट है या नॉर्मल लेटर, क्या वो भी हेडिंग्स मांगते हैं। एज फार एज पेपर इज कंसर्न, तो इसमें हमने शॉर्ट रिपोर्ट में हेडिंग्स लिखनी होगी, और 3 4 5 डिफरेंट फॉर्मेट्स को आई एम गोइंग टू शेयर विद यू गाइस। तो थोड़ा सा बेयर करना कि एक दिन मंडे और ट्यूसडे लग जाएगा हमें अभी ये फॉर्मेट्स को थोड़ा सा समझने में, कि डिफरेंट फॉर्मेट्स प्रोवाइडेड बाय आईकैप, हमें डिफरेंट समझने होंगे शॉर्ट के फॉर्मेट, और ये फिर हम रिपोर्ट राइटिंग के ऊपर आएंगे, एक एक दफा सारे फॉर्मेट्स के ऊपर हम लिख लेंगे। अच्छा जी, नंबर 2 पे अगर हम आए, लेफ्ट साइड पे क्या था, प्रोसीजर या मेथड जिस जरिए ये आपने इंफॉर्मेशन ली थी। दोनों बच्चों के सर मुझे ऊपर चाहिए, सेलफोन ऑन द टेबल। 23 24 इसी वजह से आए 35 में से। आई वॉज एक्सपेक्ट 30। एंड में बच्चे मसला होगा, खुदा ना खास्ता। वो किस कहते हैं ना कि उर्दू का वो है कि मुहावरा, कि आई डोंट नो क्या है, कि कतरा कतरा बन के समंदर बनता है, समथिंग लाइक दैट। तो ये थोड़ी थोड़ी नेग्लिजेंस मिलकर ना एट द एंड ऑफ द टर्म फिर वो इतना बड़ा बॉक्स बन जाती है। फिर उसका खुदा ना खाता बीपी हाई, और दोस्तों को फोन, और उनको भी ना पढ़ने देना जो कि पढ़ाकू बच्चे हैं, और फिर टीचरों को तंग करना एंड ऑल दैट। ये थोड़ा 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 करके बिल्डअप होती है ये चीज। यप, टॉपिक्स है ना, जैसे लेटर की नहीं होता, रिक्वेस्ट लेटर, इनविटेशन लेटर, कंप्लेंट लेटर, रेजिग्नेशन लेटर, रेफरेंस लेटर, और आपका और कितने टाइप के होते हैं, सेल्स लेटर, मार्केटिंग लेटर। तो वो इसी तरह की आपकी डिफरेंट डिफरेंट रिपोर्ट्स होती हैं। इसीलिए कि प्लीज कीप दिस बुक विद यू एटलीस्ट टिल द स्टार्टिंग ऑफ योर आर्टिकलशिप। किधर नहीं समझ नहीं आपका क्वेश्चन। सो इसीलिए तो मैं बोल रही हूँ ना कि इसको इधर रखें और ध्यान इधर दें। ऐसे नहीं टीचर्स बोल रहे होते कि बेटा ध्यान दें, बिकॉज दे अंडरस्टैंड द सिवियरिटी ऑफ योर सिचुएशन एज वेल कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ द करिकुलम। तो इनमें से समझो कि अगर रिपोर्ट आई तो किसी पे भी आ सकती है।
अभी तक मेरे किसी भी पर्सनल जो मेरे बच्चे रहे हैं CFE के एड स्किल्स वगैरह के, उनमें से किसी भी बच्चों को रिपोर्ट नहीं आई है जो मुझे जिन्होंने फीडबैक दिया है। ओवरऑल तो सारी बातें कितने हजारों बच्चे देते हैं, तो आई कांट से एनीथिंग अबाउट दैट। मेरे बच्चों ने यही कहा कि सिर्फ बच्चों को अब तक मेमो आए हैं, बाकी सबको लेटर आया। और लेटर में से भी 2 या 3 बच्चों को लेटर एनालिसिस आया है। बाकी आप समझो कि 92-93% टॉपिक मिल गया था और उसके ऊपर लेटर लिखना। लेटर एनालिसिस भी अभी तक मुझे सिर्फ 2 बच्चों ने फीडबैक दिया कि आया। ईमेल किसी को नहीं आई, सर्कुलर किसी को नहीं आया, फिलहाल रिपोर्ट भी किसी को नहीं आई, लेकिन आ सकती है। एनालिसिस भी हम करेंगे, वो थोड़ा सा ट्रिकी समझ लो कि चीज है, तो वो मैं इंशाल्लाह ये वाला चैप्टर करके तो फिर आई एम गोइंग टू गो थ्रू देयर। बुक में नहीं है वो आपका टॉपिक, लेटर एनालिसिस का बुक में, राइटिंग का आपका बुक में नहीं है, शॉर्ट रिपोर्ट का आपका बुक में नहीं है, लेकिन उन्होंने डाली हुई है ये चीजें। जो टीचर्स को आप समझो कि जो बुक प्रोवाइड करते थे या गाइडेंस देते थे, तो उसके अंदर है कि नॉट एवरीथिंग वी आर गोइंग टू ऐड इन द करिकुलम, बट ये चीजें हैं जो हम पेपर में दे रहेंगे, तो आप लोगों ने बच्चों को खुद से ही पढ़ानी है। अच्छा जी, कमिंग टू द सेकेंड पार्ट। आप देख रहे हो सिर्फ एक लाइन का है वो सेकंड पार्ट, लेकिन डिवाइड करेंगे उसको। मेथोडोलॉजी जो है राइट हैंड साइड पे आप ऊपर देख रहे हो, जो सेकंड स्टेप है, वो सिर्फ एक सेंटेंस ही उन्होंने लिखा है, लेकिन वो फिर भी एक अलग स्टेप कंसिडर किया जाएगा। उसको हम ना फाइंडिंग्स में इंक्लूड कर सकते हैं, ना ही हम उसको इंट्रोडक्शन में इंक्लूड कर सकते हैं, क्योंकि ये इटसेल्फ है ही एक अलग सी चीज कि मैंने इंफॉर्मेशन हासिल कैसे की, तो उसको रिस्पेक्ट देनी है और एक अलग सेक्शन उसका बनाना है। चाहे वो आप 2 सेंटेंसेस चाहे 3 सेंटेंसेस यहाँ लिख लो, पैराग्राफ बना लो छोटा सा कि मैंने फलाने 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 से बात की, फलाने फलानी जगह गया, बुक से मैंने इन्फॉर्मेशन ली। वेज हो सकते हैं आपके मेथड या इंफॉर्मेशन लेने के, और एक भी हो सकता है, या चाहे एक है चाहे मल्टीपल है, आपने फिर भी सेक्शन उसका अलग ही बनाना है। वो ना आपका फाइंडिंग्स में जा सकता है ना इंट्रो में जा सकता है इधर, क्योंकि ऑब्वियसली शॉर्ट रिपोर्ट है तो एक इन्फॉर्मेशन उन्होंने दी हुई है तो वो भी इनफ है। आप लोग भी 1 या 2 दे दोगे तो वो इनफ हो जाएगी। ज्यादा हो तो बुलेट पॉइंट्स, जैसे यहाँ लेफ्ट साइड पे ना, फॉर एग्जांपल इन्होंने ABC लिखा, रोमन है, तो आप इधर बुलेट पॉइंट्स में बना सकते हो, या ABC कर लो या रोमन 1 2 3 में कर लो। ओके, आई विजिटेड द ऑफिस सेवरल टाइम्स एंड टॉक्ड टू द स्टाफ मेंबर्स। यानी कि इनकी इंफॉर्मेशन हासिल करने का तरीका ये था कि जो ऑफिस में किसके साथ कब कहाँ क्या मसला पेश आया था, उसकी इंफॉर्मेशन हासिल करने के लिए मैं ऑफिस का सेवरल टाइम्स मैंने चक्कर लगाया उस ऑफिस के, जो कौन से ऑफिस के, डिफेंस ब्रांच वाले के, जो यहाँ मेंशन्ड है। और मैंने जो है वो स्टाफ मेंबर से बातचीत करके इंफॉर्मेशन ली है। ठीक है, अब तो नहीं आ रही है, यहाँ तक क्लियर है सेकंड स्टेप तक? ठीक है, गुड हो गया। अच्छा जी, फाइंडिंग्स। एक जो आप लोगों को मैं वर्किंग के लिए दूंगी ना क्लास के अंदर, उसमें आपको 2 से 3 मेथोडोलॉजी यानी कि अप्रोच डालनी पड़ेगी कि किस किस जरिए से इंफॉर्मेशन ली थी। फाइंडिंग्स का मतलब होता है जो इन्फॉर्मेशन आपके हाथ लगी है, द डेटा दैट यू हैव कलेक्टेड। ठीक है, वो याद है कि हम जैसे बात कर रहे थे आइडिएशन के अंदर भी जितने आइडिया आते हैं आ लेने दो, उसके बाद फिर तो जब आप डेटा कलेक्ट कर रहे होते हो ना, चाहे वो छोटे नौयत का है चाहे वो बड़े नौयत का है, तो आने देते हैं डेटा को। अब जैसे उन्होंने कहा कि स्टाफ मेंबर से बात की है, हो सकता है उन्होंने चौकीदार से भी बात की हो, और एज सच चौकीदार की इन्फॉर्मेशन उनके लिए इतनी फायदेमंद नहीं थी, लेकिन जिस वक्त वो चौकीदार से बात कर रहे थे, वो उस बंदे ने नोट डाउन जरूर करनी है वो इन्फॉर्मेशन, चाहे वो अच्छी से अच्छी पर ये बड़ी से बड़ी है, छोटी से छोटी इन्फॉर्मेशन है। जहां आप इन्वेस्टिगेशन कर रहे हो वो इन्फॉर्मेशन आप अपने पास डेटा में सेव करोगे। फिल्टराइजेशन बाद में आएगी जब आप अपने काम को राइट कर रहे होगे, ड्राफ्ट कर रहे होगे जब अपने काम को। अब फिर आउटलाइन में देखोगे कि ओके आउटलाइन बनाई है मैंने, ये इन्फॉर्मेशन इसके अंदर डाली, क्योंकि बाकी जो एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन थी वो मैंने ड्राफ्ट लिखने से पहले आउटलाइन फिल्टर कर दी, वो डिलीट कर दी, क्योंकि वो आउटलाइन के लिए भी इस काबिल नहीं है, ना फायदेमंद है, इररेलेवेंट है। मैंने हासिल तो कर ली थी उस पर इन्फॉर्मेशन, बट जब मैं आउटलाइन बनाने बैठा हूँ तो टॉपिक के हिसाब से तो इन्फॉर्मेशन चौकीदार की मैच ही नहीं कर रही, तो चौकीदार वाली बातें नहीं डालनी इसके अंदर। तो आउटलाइन में ही आप वो चीजें माइंड से या अपने जहाँ कॉपी किया हुआ होगा उसे डिलीट कर दोगे, नॉट इन द ड्राफ्टिंग, आउटलाइन में, ताकि आउटलाइन आपके पास वो चीज हो, एक मैप होगा, बस आपने उसको अपनी राइटिंग की शक्ल देनी है। ये इसको हम कम करेंगे ना, ये तो अगर एक एग्जांपल है, इट्स नॉट गिवन बाय द आई कैप। तो ये आपने 150 वर्ड्स के अंदर ही इसको प्ले करना है, 160 कर लो, हद है 170 कर लो, लेटर की तरह, बस मिनिमम 150 वर्ड्स आपके होंगे।
तो इसमें जैसे इन्होंने ABCD 4 दिए हुए ना, हमें लग रहा है नंबर ऑफ वर्ड ज्यादा हो रहे हैं तो इसको 2 कर देंगे। और किसी वजह से हमें लग रहा है कि हमने यहाँ लिखे तो 4 है लेकिन छोटे छोटे जुमले हैं, नंबर ऑफ वर्ड्स कम है मेरे, तो फिर इसको बढ़ा दो या फिर आप अपनी रिकमेंडेशन को बढ़ा दें। ज्यादातर फायदा होता है कि आप अपनी फाइंडिंग्स को बढ़ाओ रादर देन रिकमेंडेशन। इंट्रो को बढ़ा दो। जहां भी आपको नंबर ऑफ वर्ड्स कम लग रहे हैं पेपर में आपके, अगर रिपोर्ट आती है तो आपने फाइंडिंग्स के अंदर अपने नंबर ऑफ वर्ड्स को बढ़ाना है रिपोर्ट के लिए। सेम इज द केस विद मेमो एंड ईमेल एंड लेटर, कि जहां आपको लग रहा है नंबर ऑफ वर्ड्स मेरे कम है तो एक्सप्लेनेटरी पार्ट में आपने अपनी इंफॉर्मेशन को बढ़ाना है। इंट्रो को नहीं बढ़ाओगे, एंडिंग को नहीं बढ़ाओगे, या तो आप अपनी एक्सप्लेनेशन बढ़ाओगे या फिर आप जब अगर तीसरा पैराग्राफ बना रहे हो, इंस्ट्रक्शन दे रहे हो रीडर को, तो उसको इंस्ट्रक्शन ज्यादा दे दो। इंट्रो में कभी भी आप अपना नंबर ऑफ वर्ड्स नहीं बढ़ाओगे। जो पोलाइट सेंटेंस टू एंड कर रहे हो वो पोलाइट सेंटेंस के बजाय सेंटेंसेस नहीं लिख सकते हो पोलाइट के। रिगार्ड्स ही लिख दिया, साइन साइन कर दिया, नाम अपना कितना लंबा कर सकते हो, 4 5 6 नाम लिख दोगे, उसके आगे और लंबा नहीं कर सकते। तो जो डेट भी नहीं बढ़ा सकते, सब्जेक्ट लाइन को भी हमने बहुत लंबा सेंटेंस नहीं बनाना, इंट्रो को भी नहीं हमने बढ़ाना। तो हमारी एक्सप्लेनेटरी पार्ट में ही हम लेटर ईमेल वगैरह में हम अपना एडिशन करेंगे नंबर ऑफ वर्ड्स अगर कम है। और फाइंडिंग्स में बॉयज अगर कर रहे हो और नंबर ऑफ वर्ड्स कम पढ़ते हैं तो किधर एडिशन करोगे? एक्सप्लेनेटरी पार्ट तो है ही नहीं इसके अंदर रिपोर्ट में, सिर्फ वर्ड पकड़ लिया। बाकी पीछे बच्चे बताओ किधर ऐड करोगे इन्फॉर्मेशन, अगर आपको टेस्ट में पेपर देते हुए लग रहा है कि मेरे नंबर ऑफ वर्ड्स कम है 150 से। फाइंडिंग में ही, नॉट भी। गुड। बस वो कीवर्ड्स नहीं ना पकड़ने, लेक्चर है ना बेटा, रीडिंग थोड़ी करोगे कीवर्ड्स पकड़े और वो नहीं। अल्लाह करे कि कीवर्ड्स पकड़ के भी सारा कुछ ठीक ठाक हो जाए, लेकिन थोड़ा सा ना, मेरे हमेशा हर स्टूडेंट के साथ जो थोड़ा सा लैक ऑफ फोकस का जो इशू है ना हमारी यूथ को, थोड़ा सा लैक ऑफ सीरियसनेस, ये 2 चीजें आ जाए ना तो हम पता नहीं किधर से किधर पहुंच जाएंगे। बच्चे सारों के ही हैं रोजे, और क्या करें अब देखो फ्राइडे को भी आप लोग को ऑफ कर दिया, तो अब 4 दिन तो पढ़ना है ना। मतलब मैं जो कर सकती हूँ फैसिलिटेट, तो मैं तो वही कर सकती हूँ, आई कांट चेंज द द सिस्टम एंड द वो। फाइंडिंग्स में अब आप देखो प्लीज, पढ़ सकते हो तो पढ़ लो, उतना तो विजिबल है कि पढ़ सको। आफ्टर थर्ड इंक्वायरी आई कंप्लीटेड द रिपोर्ट विद विच इज गिवन बिलो, क्या क्या चीजें उन्होंने लिखी हैं शॉर्ट। लॉन्ग तो बहुत ज्यादा लंबी होती है। जी ऑनलाइन स्टूडेंट्स आपके साथ स्क्रीन हेडिंग्स देनी है और सब लेफ्ट हैंड साइड पे ही। नंबरिंग दे दे ना दे वो चलेगा, लेकिन आईकैप की तरफ से कि हेडिंग्स आपने जरूर देनी। कभी कुछ शॉर्ट रिपोर्ट्स आप पढ़ोगे जिसमें हेडिंग्स नहीं, लेकिन आईकैप के सैंपल में सब में है तो फिर हमें देनी है। जी ऑनलाइन स्टूडेंट्स बेटा बताना, आपको अगर आवाज आ रही है तो एक ही बच्चा है। फाइंडिंग्स पढ़िएगा, कुछ सेंस बना रही है। ओके गुड, थैंक यू अबू बकर। डन, कुछ समझ में आया? क्या फर्स्ट वाला क्या है बॉयज बताएं। ए में है DCB ए, ओके। अच्छा मुझे A B and C D में फर्क लग रहा है आपको? अगर हम 2 हिस्सों में इसको डिवाइड करें, AB को एक सेक्शन में कर दें और CD को एक सेक्शन में कर दें, तो दोनों में फाइंडिंग्स में कोई डिफरेंस लग रहा है आपको कि उसी तरह की है कि उस बंदे के साथ कुछ ज्यादती हुई थी और उसी के बारे में C और D भी चल रहा है कि नहीं होनी चाहिए थी उनके साथ ज्यादती, उनके साथ बहुत गड़बड़ हो गई है, उनको कंपनसेट कर दो। उसी बंदे के इर्द गिर्द C और D भी घूम रहा है, या उस टॉपिक के इर्द गिर्द जो मेन टॉपिक है हमारा कि जाके पता करो किसके साथ गड़बड़ हुई, C और D भी वहीं घूम रहा है।
नहीं ना, सी और डी एडिशनल इन्फॉर्मेशन थी हमारी। तो कभी कभी आपके हाथ एडिशनल इन्फॉर्मेशन भी लगती है, इससे ज्यादा भी लगेंगे होंगी कि ई एफ जी में भी आप चले जाओ, लेकिन आपने ये देखना है कि मेरी सिचुएशन के हिसाब से जो मेरे हाथ है, मेरे मुझे दिया गया है काम, उससे मुतालिक जो इन्फॉर्मेशन है सिर्फ मैंने वो डालनी है, और वो इससे रिलेटेड है। उस वो इन्फॉर्मेशन नहीं है, ए और बी के अंदर मेन इन्फॉर्मेशन है, सी और डी, ए और हुआ है हादसा उससे रिलेटेड है, डायरेक्टली रिलेटेड है, तो इस वजह से हम वो सी और डी को भी बीच में डालेंगे। लेकिन जो बिल्कुल ही रिलेटेड नहीं है, तो उसको हम नहीं डालेंगे, तो वो इन्फॉर्मेशन हमारे हाथ लग भी गई है या हमें हम तक इन्फॉर्मेशन पहुंचा दी गई है। ओके, ए में क्या था? द प्रेजेंट एंड प्रेजेंट the outcome of termination of the storekeeper who fell ill last month and remained absent for 2 weeks without intimation। मतलब समझ में आ गया इसका कि नहीं आया? सबको आया? ओके, गुड है। The branch manager terminated him without giving him a chance of explanation. This created a security among the office staff। ये एक बंदे ने छुट्टी कर ली बगैर बताए, बिकॉज दैट पर्सन वाज इल, और 2 हफ्ते बगैर उन्होंने इंटीमेशन किए हुए, इतला किए हुए उन्होंने छुट्टी कर ली, और ब्रांच मैनेजर ने जो है वो उनको बगैर कोई एक्सप्लेनेशन दिए हुए कि मैं क्यों नहीं आपको इतला कर सका एंड ऑल दैट, उसको टर्मिनेट कर दिया, यानी कि जॉब से निकाल दिया। और इस सिचुएशन को, यानी कि ये देखते हुए बाकी स्टाफ मेंबर्स में भी इनसिक्योरिटी हुई कि किसी वजह से अगर हम भी 2-3 छुट्टियां इकट्ठी कर लें और ना बताएं तो फिर हमें भी शायद जॉब से निकाल देंगे वो। तो ये भी एक मुद्दा सामने या पॉइंट सामने आया कि आफ्टर द इन्वेस्टिगेशन कि ये इनसिक्योरिटी भी बाकी स्टाफ मेंबर्स में पाई गई। व्हेन द इशू वाज रेज्ड बाय द प्रेसिडेंट ऑफ द स्टाफ, the branch manager made his behavior still harder and refused to talk to him। यूनियन, वो होते ना यूनियन लीडर्स एंड ऑल दैट, तो वो कोई उनका जो स्टाफ लीडर है वो गया होगा कि हमारे बंदे को आपने इस तरह क्यों निकाल दिया, थोड़ा सा देखें, उससे बात करें ऑल दैट, तो वो ब्रांच मैनेजर ने उसके साथ भी रूडली बात की। यानी कि ना सिर्फ कि उसकी गलती पे वो उसको सजा दे रहे हैं, इधर भी कंपनसेट कुछ नहीं किया, उनसे भी बदतमीजी से ही बात की। इसका मतलब है कि थोड़ा सा मसला ब्रांच मैनेजर में हो सकता है, ये नजर आया उस बंदे को। एज अ रिजल्ट द स्टाफ वेंट ऑन स्ट्राइक एंड डिमांडेड रिस्टोरेशन ऑफ द स्टोर कीपर। तो वो स्ट्राइक पे ही चले गए कि हमारे बंदा लाओ बना। कौन सा वाला? दिस क्रिएटेड अ सेंस ऑफ सिक्योरिटी, इनसिक्योरिटी। नहीं, लास्ट में भी ठीक है। हाँ, तब भी लिख सकते हैं, उसमें लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं, तभी कि इस वजह से इनसिक्योरिटी हमें पैदा हुई और जिसकी वजह से फिर वो लोग भी स्ट्राइक पर चले गए। वो आपकी सेकंड में भी आ सकती है। थर्ड में, सी में, द सिचुएशन आल्सो गिव देम अ चांस। अब उन्होंने क्या किया कि स्ट्राइक पे तो चले गई, चलो इसका मौके का फायदा उठाते हैं। तो वो जो सी और डी है, वो उन्होंने जो है ना, यूनियन ने पे गए तो उन्होंने अपनी डिमांड्स भी जो है वो टेबल पे रख दी कि जी उसको तो करो ही करो आप रिस्टोर, लेकिन हमारी भी एक्स वाई जी जो प्रॉब्लम्स हैं उनको भी आप लोग एड्रेस करें, वरना हम जो है वो स्ट्राइक पे से नहीं हटेंगे और कंटिन्यू करेंगे। और स्ट्राइक क्यों हुई थी? मुद्दा तो वही था ना कि हमारे बंदे को निकाला। तो ये सीओडी इस वजह से रिलेटेड ही है टुवर्ड्स द मेन टॉपिक कि उस बंदे के साथ कुछ ज्यादती और उसको निकाल दिया गया, तो इस वजह से फिर रिएक्शन हुआ इसका। ओके, उसके बाद कंक्लूडिंग पार्ट आता है आपका। अगर आप लिखते हो कंक्लूजन, तो कीप इन माइंड कि कंक्लूजन सिर्फ फाइंडिंग्स, जब आप लोग ऐसे करोगे ना मेरे साथ, या आप लोगों ने किए हुए भी हैं इंटरमीडिएट में और मैट्रिक में, तो ऐसे में जब हम कंक्लूजन लिखते हैं तो हम ऊपर दिए गए सारे पैराग्राफ्स को कंक्लूड करते हैं जो भी हमने पॉइंट्स लिखे होते हैं। लेकिन रिपोर्ट, शॉर्ट रिपोर्ट के कंक्लूजन के अंदर या इवन लॉन्ग रिपोर्ट के कंक्लूजन सेक्शन के अंदर आप सिर्फ अपनी फाइंडिंग्स के बारे में कंक्लूड करते हो कि मैंने इंट्रो में क्या लिखा था, मेरी मेथोडोलॉजी क्या थी, मेरी सजेशंस क्या है, मेरी रिकमेंडेशन क्या है। सारी चीजें हम कंक्लूजन में नहीं डालते, सिर्फ कंक्लूजन हमारा बनता है जो डेटा हमारे हाथ लगता है, जो फाइंडिंग्स, जो इन्फॉर्मेशन हमारे हाथ लगती है, सिर्फ हम कंक्लूजन उसका बनाते हैं। अगर आप ये देखो तो इसको पढ़ना और ये बात देखो कि ये बात मैच कर रही है कि वाकई उन्होंने सिर्फ फाइंडिंग्स की बताई है, या ये भी कहा है कि मैंने फलाने फलाने बंदे से भी बातचीत की थी, आपने मुझे खत लिखा था तो मैं आया हूँ। ए और बी का, क्योंकि मेन मुद्दा हमारा वही है। नहीं, आपके जो मेन मुद्दे होंगे ना, आपने उनका जिसके ऊपर बेसिकली आपको कहा गया बनाने को रिपोर्ट, या आप खुद से बना रहे हो, आपने कंक्लूजन में सिर्फ उनको एड्रेस करना।
जो उनसे रिलेटेड इंफॉर्मेशन आपके हाथ लगी है, उसका इफेक्ट जो आपके हाथ लगा उस बात से, सिचुएशन से, वो नहीं आप डालो। मेन मुद्दा था, जो मेन पॉइंट था या पर्पस था आपका रिपोर्ट बनाने का और इन्वेस्टिगेशन करने का, सिर्फ आप कंक्लूजन उसी की लिखोगे जो फाइंडिंग्स में आपने डाली हुई, एक्स्ट्रा वाली नहीं। जो वो तो आप समझो टैग अलोंग है ना, वो रिलेटेड है टुवर्ड्स द मेन टॉपिक। मेन टॉपिक की आप सिर्फ कंक्लूजन करेंगे। ओके, रिकमेंडेशन इधर 4 डली हुई है, आप 3 भी डाल सकते हो, बहुत होंगे। और वर्ड्स बढ़ाने हैं तो हमेशा फाइंडिंग्स में बढ़ाइएगा, इधर आपकी 3 भी चलेंगी। In view of above findings, I'm strongly of the view that, अच्छा, अब आपको अगर पिछले लेक्चर्स याद हो रिपोर्ट के, तो मैंने कहा था कि आपने बाइसनेस शो नहीं करनी किसी इंसान या डिपार्टमेंट की तरफ, डायरेक्टली वो इंक्लिनेशन शो नहीं करनी है कि इसकी तरफ मैं तो उनको माइंड में रखते हुए जो होना, मैं रिकमेंडेशन दे देता हूँ। आपने उस पूरी सिचुएशन को सच्चाई के साथ अपने सामने रखते हुए, जो आपकी बेस्ट एबिलिटी, कैपेबिलिटी, आपकी सोच समझ है, ऑब्जर्व है, जो इंफॉर्मेशन आपके हाथ लगी, उसको माइंड में रखते हुए ही आपने रिकमेंडेशंस देनी है कि व्हाट इज द बेस्ट सोल्यूशन फॉर दिस सिचुएशन। अब वो चाहे आपके फेवर में जा रहा हो, कंपनी के अगेंस्ट जा रहा हो, कंपनी के फेवर में जा रहा हो, उस इंसान के अगेंस्ट और फेवर में जा रहा हो, ब्रांच मैनेजर आपका जानने वाला है, ब्रांच मैनेजर ने आपको कह दिया कि भाई जरा ना करना, मेरा नाम ना लेना या इतना ना लेना, लेकिन आपने फैक्ट्स और फिगर्स के ऊपर, फैक्ट्स पर मबनी अपनी रिकमेंडेशन दी है। और इसी तरह फाइंडिंग्स भी आपकी फैक्ट्स पर ही होनी चाहिए कि अगर आपको वो जो पार्टी कंसर्न है, वो अगर आपको लग रहा है कि वो उस इंसान ने जिसने छुट्टी ली है वो ज्यादती पे था, वो गलती पे था, बैंक मैनेजर गलती पे नहीं था, तो फिर आपने अननेसेसरीली बैंक मैनेजर के ऊपर जो है ना वो सारा वो उठाकर मलबा नहीं डाल देना कि जो उसकी गलती थी और उसको नाइंसाफी हुई थी। अगर आपको इन्वेस्टिगेशन के बाद लग रहा है इस वाले टॉपिक को लेकर कि गलती अगर आपकी उस बंदे की थी जो छुट्टी पे चला गया था, तो देन यू नीड टू पुट द फैक्ट्स करेक्टली। ये नहीं कि वो बेचारा वो है, लेबर है, तो क्या उसको मैं क्या करूं, छोड़ो परे, ये वो फैक्ट्स एंड फिगर्स आपने सामने रखने, चाहे आपका दिल अजीब सा हो भी ना हो, लेकिन क्योंकि आपके ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटी है, एथिकल रिस्पॉन्सिबिलिटी भी है, तो यू नीड टू बी ट्रूथ टू योरसेल्फ। व्हाट? मिस्टर इंडिया किस किसने देखी है? मैं मिस्टर इंडिया तो नहीं ना, ऑल तो मैंने घड़ी पहनी हुई है, लेकिन इसके अंदर कोई ऐसा बटन नहीं है कि मैं नजर ना आऊं। तो काइंडली थोड़ी सी क्लास को रिस्पेक्ट दें, थोड़ी सी इंस्टीट्यूशन को रिस्पेक्ट दें, अपने सब्जेक्ट को रिस्पेक्ट दें, थोड़ा सा फोकस हो जाए, वरना मुझे तो डर लगा ही रहता है। मुझे तो ख्वाब में भी आप लोग के जो है ना वो पेपर्स के सिचुएशन में आ रहे होते हैं, जब मैं ज्यादा टेंस हो जाती हूँ स्टूडेंट्स को लेकर। पता नहीं आप लोगों को आते हैं ख्वाब में कि नहीं आते। टर्मिनेटर ऑफ द शॉपकीपर, विड्रॉल, हाँ जी, उसकी भी दे सकते हैं, बिल्कुल भी दे सकते हैं। नहीं, आप जो बेहतर समझते हो ना सिचुएशन को माइंड में, कि अगर हम ये स्टेप्स लेते हैं तो हमारी सिचुएशन आइंदा के लिए भी बेहतर हो सकती है, और अभी जो सिचुएशन क्रिएट हो, तो स्ट्राइक वगैरह, तो हम ये काम कर लें तो ये हमारी स्ट्राइक भी खत्म हो सकती है और सारा कुछ मामला ठंडा हो सकता है, तो वो वाली रिकमेंडेशन आपने देनी है। कभी कभी ऐसी रिकमेंडेशन आपके फर्म के फेवर में नहीं जा रही होती उस वक्त, एट टाइम्स। ये भी माइंड में रखो फैक्ट्स, कि बहुत नाराज हो जाएगा कि मैंने ये रिकमेंडेशन डाल दी, इससे तो फर्म का नुकसान हो जाएगा, लेकिन आपने सिचुएशन को देखना है, क्योंकि उस वक्त आप वहां, ठीक है ना, सिवियरिटी ऑफ द सिचुएशन आपने देखी है, तो आप फिर बाद में बॉस को कन्विंस करोगे कि बाद में अगर वो बात आपको बुलाते या क्या रिपोर्ट बना दी है, ये तो हमारा ही नुकसान हो जाएगा, ये वो, तो आप कहोगे कि सर अगर हमने ये नहीं किया तो हमसे हमें और नुकसान हो सकता है फलाने फलाने रीजन की वजह से, बिकॉज आई वॉज देयर, आई नो द सिचुएशन क्या थी, तो ये कम नुकसान होगा अगर हम ये स्टेप उठा लेते हैं। तो इस वजह से हमें रिकमेंडेशन अपनी फैक्ट्स पे ही देनी है, ये नहीं सोचना कि जी फर्म का नुकसान हो जाएगा या बॉस मुझे डांटेगा कि तुमने ये चीज क्यों लिख दी है, तो उनको आगे फिर आपने समझाने की भी कोशिश करनी होती है, तभी नीचे ये चीज लिखते भी हैं कि इफ यू नीड फर्दर इन्फॉर्मेशन या फर्दर क्लैरिफिकेशन पॉइंट टू डू कॉन्टेक्ट में, कि अगर किसी चीज के ऊपर आपने बातचीत या डिस्कशन करनी है तो मैं मुझे आप बुला लें, फिर मैं आपको क्लैरिफिकेशन XYZ पॉइंट की दे दूंगा जो मैंने अपने रिपोर्ट के अंदर डाली है। तो वो आपको फैक्ट पर ही मबनी डालनी पड़ती है, कभी कभी वो थोड़ी सी जिसको कहते हैं ना कि बिटर भी हो सकती है वो इन्फॉर्मेशन जो आप दे रहे हो या रिकमेंडेशन जो आप दे रहे हो, मगर कीपिंग द सिचुएशन इन व्यू, अगर है या अदरवाइज है, वो आपको फिर देनी पड़ेगी।
क्योंकि आपको लगता है कि इससे वक्ती तौर पर प्रॉब्लम हो सकती है, लेकिन लॉन्ग टर्म में हमें फायदा हो सकता है। तो अच्छी फर्म जो है वो अपना लॉन्ग टर्म का फायदा देखेंगी, शॉर्ट टर्म का नहीं देखेंगी। लेकिन अगेन, सॉरी, रिकमेंडेशन बेटा आप समझो कि काइंड ऑफ कंपलसरी है भी, लेकिन ये जो 3 स्टेप्स हैं आपके, फर्स्ट 3, ये तो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं, इनके बगैर आप समझो रिपोर्ट बनती नहीं है। लेकिन कंक्लूजन और रिकमेंडेशन डिपेंड करेगा कि आपके, अगर मैं पेपर की बात करूं, कि अगर टॉपिक में मेंशन है कि गिव योर रिकमेंडेशंस, तो फिर इसका मतलब है कि रिकमेंडेशन डाले बगैर तो गुंजाइश ही नहीं है, कि उन्होंने मेंशन किया हुआ है। और अगर नहीं किया हुआ लेकिन आपको लग रहा है कि ये सिचुएशन उन्होंने ऐसी दी हुई है कि यहाँ रिकमेंडेशंस की जरूरत है, तो फिर आप डाल भी दो, तो कोई मसला नहीं। लेकिन अगर लिखा है कि डालो हो, तो फिर डेफिनेटली डालनी है। और उन्होंने स्पेसिफिकली बता दिया है कि आपने फाइंडिंग्स और अपना मेथोडोलॉजी डाली, यानी कि अप्रोच किस तरह आपने की है, इंफॉर्मेशन ली कैसे है, और फाइंडिंग्स क्या थी। सिर्फ ये 2 चीजें चाहिए, तो फिर इसका मतलब है वो सिर्फ आपसे 2 चीजें ही मांग रहे हैं। तो टॉपिक को समझना बहुत ज्यादा जरूरी है, क्योंकि अभी जब आप आगे करो देखोगे, जब मंडे से हम स्टार्ट करेंगे, जो आईकैप की तरफ से दी हुई है इन्होंने शॉर्ट रिपोर्ट्स, तो उसमें कुछ में है, कुछ में नहीं है, कुछ में डिस्कशन भी एनालिसिस के नाम से डाली हुई है, तो वो वेरी कर रहे हैं उनके टॉपिक्स जो है ना। I hope the above report is enough to brief you about the grievances of the office staff. However, if any point requires clarification, I may be called at any time. क्या? नहीं, कंक्लूजन तो बच्चे हम देखो ना, जो एंड पे चीज आती है ना, जरूरी नहीं होता कि वही कंक्लूजन हो। एसेंस के अंदर यूजुअली लास्ट पैराग्राफ कंक्लूजन का होता है ना, तो इधर तो हम कंक्लूजन इसमें हाँ ऊपर के लेके आए 4th नंबर पे, ना ही 5th पर, ना ही एंडिंग पे, क्योंकि हम कंक्लूजन किस चीज की कर रहे हैं, फाइंडिंग्स की। हम ऐसे में कंक्लूजन किस चीज की कर रहे होते हैं, जो ऊपर दिए गए पैराग्राफ है, इस वजह से हमारी कंक्लूजन लास्ट पैराग्राफ होती है। इधर कंक्लूजन हमारा लास्ट यहाँ इसलिए समझा जा रहा है क्योंकि यहाँ हमने ऊपर दी गई इंफॉर्मेशन की कंक्लूजन हमने यहाँ कर दी है, तो इस एलिमेंट को खींचकर हम नहीं लेके आएंगे। ये हमारे 5 स्टेप्स हैं, तो इसकी जो आप समझो ऑर्डर है वो ऐसा ही रहेगा। ना ही आपकी फाइंडिंग्स के बाद रिकमेंडेशन आ सकती है और फिर कंक्लूजन आएगा, और ना ही आपकी फाइंडिंग से पहले रिकमेंडेशन आ सकती है। आपका सीक्वेंस यही रहेगा कि इंट्रो होगा, फिर आपकी अप्रोच या मेथोडोलॉजी होगी, फिर आपकी फाइंडिंग्स होंगी, फिर उसके बाद आपकी कंक्लूजन एंड देन रिकमेंडेशन। सीक्वेंस इसका है। इधर भी आप बेस्ट रिगार्ड्स आराम से लिख सकते हो, योर्स ट्रूली, ट्रूली योर्स, बेस्ट रिगार्ड्स। बेस्ट रिगार्ड्स या रिगार्ड्स जो है वो जरा यूनिवर्सल है, वो आप कहीं भी लगा सकते हो, बट योर्स ट्रूली भी ओके है। सॉरी, इनफॉर्मल लेटर्स में आप रिगार्ड्स करते हो, हाँ, क्योंकि इट्स काइंड ऑफ अ पोलाइट वे टू एंड योर, यू नो, खाली आपने वो लिखा कि हाँ जल्दी से आ जाना, मैंने तुम्हें बुलाया है, और समथिंग लाइक दैट, तो वो बड़ा थोड़ा सा, नहीं नहीं नहीं, उसमें सिर्फ रिगार्ड्स। रिगार्ड्स ना भी लिखो तो आजकल तो हम जैसे वर्ड सलाम खाली लिख देते हैं, तो वो भी आपका चलेगा, आपने इनफॉर्मल वे में बस एंड करना है। ये ट्रूली योर्स एंड योर्स ओबीडियंटली इस तरह का नहीं करना। इवन अम्मा अब्बा को भी लिख रहे हो तो रिगार्ड्स काफी है। आजकल के जमाने में कौन अदब अदाब इतना ज्यादा पेरेंट्स के साथ करता है। ओके, फिलहाल, बल्कि मैं इसको यहाँ नहीं रखूंगी, अभी हमारा चैप्टर 3 एंड नहीं हो रहा, क्योंकि हम कंटिन्यू करेंगे इसको मंडे को इंशाल्लाह, क्योंकि डिफरेंट फॉर्मेट्स आप लोगों के साथ शेयर करने। शॉर्ट में लेटर हो गया, अभी शॉर्ट में आपकी मेमो में रिपोर्ट कैसे लिखते हैं वो फिर हम करेंगे, उन्होंने ज्यादा शक्ल में आप लोग को दिए हुए हैं, तो वो हम डिफरेंट फॉर्मेट्स चेक करेंगे। डन, यू गाइस कैन लीव। इंशाल्लाह फिर हम मिलते हैं मंडे को। ऑनलाइन स्टूडेंट्स कोई क्वेश्चन, ऑन कैंपस स्टूडेंट कोई क्वेश्चन?